साथियों नमस्कार। गिरीश चंद पांडे पुनः आपके समक्ष एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूं। और आज का मेरा मुद्दा जो है भारत की गल्फ डिप्लोमेसी और कुवैत, अ, यानी खाड़ी क्षेत्रों में जो है भारत की कूटनीति और उसमें कुवैत का क्या स्थान है। साथियों, भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 43 वर्षों में 43 ईयर्स में किसी भारतीय प्रधानमंत्री के बतौर 21 से 22 दिसंबर 2024 को कुवैत की यात्रा की हो, लेकिन 2014 में प्रधान मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से भारत और खाड़ी सहयोग परिषद, गल्फ कोऑपरेशन ऑन काउंसिल, जीसीसी, इन देशों के बीच जो है संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले हैं। और जिससे खाड़ी क्षेत्र जो है भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख आधार बन गया है। साथियों, मोदी के कार्यकाल में देश में जीसीसी के देशों का जो है 8 गुना एफडीआई बढ़ा। इससे हम स्पष्ट तौर पर भारत के खाड़ी क्षेत्र में लगातार बढ़ते प्रभाव का अंदाजा लगा सकते हैं। और जीसीसी के साथ भारत का अगर हम व्यापार देखें, तो यह सालाना $100 बिलियन से अधिक है। यानी एक अच्छी जो है दोनों देशों ये जीसीसी के जो गल्फ कंट्रीज हैं इनके साथ जो है हमारा सालाना अ, व्यापार होता है। वहीं वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भारत और जीसीसी इन इसका द्विपक्षीय व्यापार जो था 161.59 बिलियन डॉलर रहा। और वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का निर्यात जो था 56.3 बिलियन डॉलर का था। और जबकि भारत का आयात जो था 105.3 बिलियन डॉलर का रहा। साथियों, उल्लेखनीय है कि जीसीसी जो है खाड़ी के अरब देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है और इसकी स्थापना 25 मई 1981 को 81 को सऊदी अरब के रियाद में हुई थी। और जीसीसी के 6 सदस्य देश हैं, जिसमें बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरब है, और संयुक्त अरब अमीरात यूएई है। ये सभी सदस्य देश जो हैं भारत के लिए न केवल आर्थिक बल्कि सांस्कृतिक तथा सामरिक रूप से भी बहुत अहम है। आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामरिक इन तीनों के लिहाज से जो है महत्वपूर्ण है। साथियों, भारत और जीसीसी के बीच राजनीतिक, व्यापार और निवेश, ऊर्जा सहयोग और सांस्कृतिक संबंध और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित कई क्षेत्रों में जो है गहरे और बहुआयामी संबंध हैं। अर्थात दोनों देशों के लोग जो हैं इस सांस्कृतिक दृष्टि से भी, न केवल व्यापारिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी, दोनों ये जीसीसी के जो देश हैं वो आपस में मिले हुए हैं, आपस में उनका संपर्क है। जीसीसी के सदस्य देश भारत के कुल क्रूड ऑयल का यानी कच्चे तेल का 34% 34% जो है हिस्सा सप्लाई करते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में अगर हम देखें, जीसीसी के साथ भारत का व्यापार कुल व्यापार का 15.8% था। इतना ही नहीं, जीसीसी देशों में जो रहने वाले भारतीय प्रवासी हैं वे हर साल भारत को अरबों डॉलर की धनराशि भेजते हैं। यानी उनकी तरफ से जो है रेमिटेंस जो है भारत को मिलता है। और जो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और आर्थिक स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस या हम कहें कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में और आर्थिक स्थिरता में ये जो भारतीय प्रवासी वहाँ पर हैं उनसे जो विप्रेषण उनकी तरफ से किया जाता है उसका बड़ा योगदान है। साथियों, मोदी ने जीसीसी के सभी देशों की सरकारी यात्राएं की थी, लेकिन कुवैत एक ऐसा देश है जहां मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद
से 10 वर्षों में कोई दौरा नहीं किया। और इस प्रकार उनका प्रधानमंत्री के बतौर जो था ये कुवैत का पहला दौरा था। तो इस प्रकार इन दोनों के बीच संबंधों में उष्णता या कहें प्रगाढ़ता आना स्वाभाविक था साथियों। लेकिन मोदी ने अपनी इस पहली कुवैत यात्रा से भी पहले अगर हम देखें बराबर अपने कार्यकाल के दौरान कुवैत से संपर्क बनाए रखा। और अप्रैल 2020 में जब कोरोना काल चल रहा था तो उस समय भी उस संकट के समय भी जो है प्रधानमंत्री मोदी ने कुवैत के प्रधानमंत्री जो उस समय थे अल सबाह से बात की थी और आपसी संपर्क किया था। और उसमें दोनों नेता इस बात पर सहमत थे कि उनके अधिकारी जो हैं स्वास्थ्य संकट के दौरान कोई अगर दिक्कत होती है तो आपस में संपर्क बनाए रहेंगे, नियमित रूप से संपर्क बनाए रखेंगे, यानी भारत और कुवैत, ताकि सूचनाओं का जो है आदान प्रदान किया जा सके। और इस प्रकार दोनों देशों के जो हैं नागरिक सुरक्षित रह सकें। साथियों यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि उसके बाद सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री के वहाँ पे उनके निधन पर जो है प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया था। और जनवरी 2021 में अगर हम देखें तो ये सरकार के प्रयास से ही कुवैत में भारतीय जो श्रमिक थे उनके लिए कानूनी संरक्षण की व्यवस्था की गई। और इस आशय के एक समझौते पर भी जो है हस्ताक्षर किए गए थे। तो इस प्रकार से जो है दोनों देशों के बीच ये समझौता जो था कुवैत में रह रहे भारतीय श्रमिकों के लिए कहें कि एक प्रकार से उनके लिए यह मील का पत्थर था। तभी दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के 60 साल भी पूरे हुए थे जब यह श्रमिकों के लिए कानूनी संरक्षण से संबंधित जो बना था कानून। साथियों प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा के दौरान कुवैत के मीना अब्दुल्ला में जो श्रमिक शिविर है उसका दौरा किया था और वहाँ पर भारतीय श्रमिकों के साथ जो है चर्चा भी की थी। और उल्लेखनीय है कि इस शिविर में जो है भारत के जो श्रमिक हैं भारत के अलग अलग राज्यों से आए लगभग 1,500 श्रमिक वहाँ पर रहते हैं। और मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान जो है वहाँ उनसे व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात की। सितंबर 2024 में हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के दौरान मोदी ने जो है कुवैत के क्राउन प्रिंस से भी मुलाकात की थी। तो इस प्रकार यदि हम कहें कि दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कुवैत के बराबर संपर्क में रहे। और अब जब उन्होंने इस कुवैत के दौरा किया तो उससे जो है खाड़ी के सभी देशों का दौरा करने वाले वो एक प्रकार से दौरा करते हुए एक प्रकार से हम कहें कि उन्होंने पुनः इन देशों के प्रति अपनी एकजुटता यानी भारत की एकजुटता जो है उसका परिचय दिया जीसीसी के सभी सदस्य देशों के प्रति। यही नहीं, इस यात्रा से जो है मोदी खाड़ी के सभी अरब देशों की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री भी बन गए। यानी जो जीसीसी के 6 देश हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सब देशों का दौरा कर लिया है। जिनमें कुवैत की यात्रा पर वो नहीं गए थे तो वह भी उन्होंने यात्रा इस बार की। साथियों कुवैत में बसे प्रवासी भारतीयों से वार्ता के दौरान मोदी का यह कहना भी महत्वपूर्ण है कि हिंदुस्तान से यहाँ आने में 4 घंटे लगते हैं और मगर प्रधानमंत्री को यहाँ आने में जो है
एक प्रकार से यहाँ आने में 4 दशक लग गए। तो उनका यह वक्तव्य वैसे अ, किस रूप में था, यह इसका सीधा सा अगर हम अर्थ लें, तो उन्होंने इस लंबे अंतराल में कुवैत की यात्रा करने को एक प्रकार से उन्होंने अपने विचार इस पर व्यक्त किए। साथियों, भारत और कुवैत के बीच अगर हम देखें तो पारंपरिक रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं, और भारत कुवैत का एक स्वाभाविक व्यापारिक साझेदार रहा है। और 1961 तक, यहाँ तक कि 1961 तक जो है भारतीय रुपया कुवैत में एक लीगल टेंडर थी, मतलब एक कानूनी रूप से मान्य मुद्रा थी। कुवैत की 43 लाख के आसपास की आबादी में अगर हम देखें तो करीब 10 लाख भारतीय हैं, और कुल श्रमिकों में 30% जो है, 30% और बड़ी संख्या में जो है इंजीनियर हैं, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवर जो हैं भारत से गए लोग ही हैं, जो वहाँ की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। यानी श्रमिकों के अलावा वहाँ पे इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा में भी भारतीय प्रवासी कार्यरत हैं। साथियों, मोदी की यह यात्रा जो है कई मायनों में महत्वपूर्ण है, और कुवैत के अमीर शेख मेसल अल अहमद अल जबर अल सबा ने इस मौके पर अपने मुल्क के जो है सर्वोच्च सम्मान, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, यानी यह जो वहाँ का कुवैत का सबसे जो सर्वोच्च सम्मान है, वह प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया और उन्हें सम्मानित किया। तो इससे भी स्पष्ट होता है कि कुवैत का भारत के प्रति कितना अ, महत्व है, या भारत कुवैत जो है भारत के प्रति कितना प्रेम रखता है। इस दौरे में दोनों देशों ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति, सूचना प्रौद्योगिकी, औषधि, फिनटेक, बुनियादी ढांचे, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि हर क्षेत्र में जो है अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देते हुए इसे एक प्रकार से और आगे के लिए जो है इन सारे क्षेत्रों में, इन सारे विषयों में एक प्रकार से ठोस नींव रखी, और अपनी जो साझेदारी थी उसको एक प्रकार से रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया। इस मौके पर भारत और कुवैत के बीच जो है 4 समझौते भी किए गए, और ये 4 समझौते अगर हम देखें, इनमें इन समझौतों में सबसे महत्वपूर्ण समझौता जो था वह कुवैत के साथ रक्षा क्षेत्र से संबंधित समझौता था। रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग स्थापित करने का जो है ये समझौता था, और इस समझौते के फलस्वरूप दोनों देशों के बीच स्वाभाविक है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास है, और रक्षा कर्मियों का प्रशिक्षण है, और रक्षा उपकरण उत्पादन है, और इसके अलावा समुद्री सुरक्षा, मैरीटाइम सिक्योरिटी है, वह तटीय रक्षा है, और रक्षा क्षेत्र में जो है साझा शोध, अ, यानी जॉइंट रिसर्च और डेवलपमेंट, उसके दोनों के विकास का रास्ता भी स्वयं खुल गया है रक्षा क्षेत्र में कुवैत के साथ सहयोग समझौता करने से। निश्चित तौर पर यह जो रक्षा क्षेत्र में कुवैत के साथ समझौता हुआ है, इसके भी भविष्य में दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। साथियों, इस तरह भारत दुनिया के बेहद गिने चुने देशों में है जिनका जो जिसका जो है खाड़ी क्षेत्र के कई देशों के साथ
रक्षा संबंध हैं। और उन चार समझौतों में अन्य समझौते जो हैं, तीन समझौते जो हैं वो खेल, संस्कृति और ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने से संबंधित रहे। इस प्रकार रक्षा है, खेल है, और संस्कृति है और ऊर्जा, इन चार समझौते जो हैं कुवैत के साथ किए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुवैत यात्रा के दौरान। साथियों, साथ ही जो है दोनों देशों ने साइबर सुरक्षा और कट्टरवाद की रोकथाम में सहयोग बढ़ाने पर भी विचार विमर्श किया। और दोनों देश कानून लागू करने, धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग और मादक पदार्थों की रोकथाम के साथ साथ ही अन्य अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने में आपसी सहयोग करने के लिए भी सहमत हुए। यानी उन्होंने अपना सहयोग का जो दायरा था दोनों देशों ने काफी हद तक उसको उसमें विस्तार दिया और उसको विस्तारित किया, और जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और अंतर्राष्ट्रीय अपराध जैसे विषय भी जो है शामिल थे। साथियों, भारत ने संघाई सहयोग संगठन एससीओ के नए सदस्य के रूप में कुवैत का जो है स्वागत किया। और संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय मंचों पर भी दोनों देशों के जो आपसी समझबूझ है, उनमें आपसी संपर्क है, और उसका भी दोनों देशों ने उसकी सराहना की कि किस प्रकार से दोनों देश जो हैं वैश्विक मंच पर भी आपस में उनका एक प्रकार से कोऑर्डिनेशन है, एक प्रकार से उनकी आपस में समझबूझ है। इस प्रकार दोनों देशों की उक्त सभी पहलकदमियों से जो मध्य पूर्व, भारत से पश्चिम एशिया में नई दिल्ली की जो पहुंच और मजबूत हुई है। ऐसे समय में जबकि एशिया, पश्चिम एशिया जो है तनावपूर्ण मसलों पर उलझा हुआ है, और एक क्षेत्रीय युद्ध जो है वहां पे, अगर हम कहें कि एक क्षेत्रीय युद्ध के मुहाने पर वह अभी खड़ा है, तब वहाँ के सभी प्रमुख हितधारकों, खाड़ी के देशों हैं, सभी प्रमुख हितधारकों जिसमें मतलब जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें खाड़ी के देश हैं, इजराइल है और ईरान, इनके साथ जो है नई दिल्ली के घनिष्ठ संबंध साधने की क्षमता जो है भारत की कूटनीतिक सफलता के बारे में बहुत कुछ कहती है। कहने का तात्पर्य यही है कि खाड़ी के देश हैं, इजराइल है और ईरान है, इन सभी के साथ भारत ने अपने संबंध जो है सुधार किए हैं अपने संबंध। और यह निश्चित तौर पर भारत की एक प्रकार से इसको हम कूटनीतिक सफलता कहेंगे। साथियों, कहना न होगा कि इजराइल और ईरान के साथ भारत के संबंध पहले से ही घनिष्ठ रहे हैं, और अब मोदी की इस यात्रा से भविष्य में इन संबंधों में और उष्णता आने की उम्मीद है। यानी ये संबंध जो है आगे और विस्तार रूप अ, ग्रहण करेंगे। इसी प्रकार अगर हम दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को देखें, तो 2023-24 के दौरान भारत और कुवैत के बीच $10 बिलियन से अधिक का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। और वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कुवैत के साथ अगर हम देखें कुल द्विपक्षीय व्यापार जो था, जैसा कहा अभी कि वह $10 बिलियन से अधिक था। तो इस प्रकार दोनों देशों के बीच अभी द्विपक्षीय व्यापार की जो है काफी गुंजाइश है। और भारतीय निर्यात जो है 2022-23 में अगर हम देखें $1.56 बिलियन से बढ़कर 2023-24 में $2.1 बिलियन तक हो गया था। और जिसमें साल दर साल जो है 34.7
यानी 34.7% की वृद्धि देखी गई। भारत से निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुएं अगर हम देखें कुवैत को, उसमें विमान के पुर्जे हैं, अनाज अनाज है, कार्बनिक रसायन है, वाहन और इलेक्ट्रिक मशीनरी। ये जो है कुवैत को जो है निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं हैं। साथियों, कुवैत के संबंध में यहाँ उल्लेख करना भी उचित होगा कि वह दुनिया का जो है कुवैत दुनिया में पेट्रोलियम पैदा करने वाला चौथा सबसे बड़ा देश है। और 2023-24 के दौरान यानी 2023-24 में ही अगर हम देखें, कुवैत जो है भारत की कुल ऊर्जा जरूरतों का लगभग 3% पूरा करने वाला देश था। यानी कुवैत से भारत की जो ऊर्जा कुल ऊर्जा जरूरतों की जो मांग पूरी हो रही थी वह 30% के आसपास थी। और कुवैत जो है छठा सबसे बड़ा कच्चा तेल सप्लायर था भारत के लिए। साथियों, भारत में कुवैत निवेश प्राधिकरण का निवेश जो है 10 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो चुका है। कुवैत ने व्यापारिक आयात निर्यात के लिए अपने मतलब ये जो है क्रूड ऑयल के इसके आयात के लिए मुंबई, कोलकाता, पोरबंदर तथा गोवा में इन व्यापारिक गतिविधियों के मद्देनजर जो है अपने एक प्रकार से हम कहें कि अपने केंद्र खोले हैं, अपने दफ्तर वहां पर खोले हैं, ताकि आपसी व्यापारिक आयात निर्यात के में जो है सुविधा हो सके और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में और तेजी आए। लेकिन वर्तमान में इधर जहां भारत अपने पेट्रोलियम, तेल और गैस के आयात के लिए पहले की तरह पूरी तरह तरह पहले की भांति जो है पूरी तरह अब अरब मुल्कों पर निर्भर नहीं है। पहले भारत इन अरब मुल्कों पर ही पूर्ण रूप से निर्भर रहता था। लेकिन अब अरब देशों के तेल निर्यातक देश जो हैं ओपेक की अहमियत जो है दुनिया में वैसी नहीं रही है जैसी पहले थी। जैसी पहले थी का यहाँ पर यही मतलब है कि उनके तेल और गैस भंडारों की वजह से जो हैसियत उनकी थी वह अब नहीं रही। इसलिए वे भी समझने लगे हैं कि उनके तेल और गैस भंडार हमेशा तो रहेंगे नहीं। इसलिए क्यों ना अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए पहल की जाए। यही सोचकर उन्होंने अपनी रीति नीति में आमूलचूल परिवर्तन कर विश्व के समक्ष अगर हम कहें अपने रिश्ते सुधारने की बात कही है। और ये मुल्क जो है उन देशों में निवेश है, साझा व्यापार है और शिक्षा है, संस्कृति है और स्वास्थ्य मामलों में समझौते भी करने लगे हैं, ताकि केवल एक कच्चे तेल के व्यापार तक ही अपने को सीमित न रखें, बल्कि उनके सहयोग का दायरा जो है विस्तृत हो और जिसमें निवेश भी हो, साझा व्यापार भी हो, शिक्षा भी हो, संस्कृति भी हो और स्वास्थ्य संबंधी जो है आपसी सहयोग इसमें भी हो। वैसे आतंकवाद के मुद्दे पर भारत को खाड़ी क्षेत्र के संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, सऊदी अरब जैसे मुल्कों का समर्थन बराबर मिलता रहा है। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं कुवैत में कुवैत ने भी जो है संयुक्त बयान में सीमा पार आतंकवाद समेत हर तरह के आतंकवाद की निंदा की है। और यह एक बहुत बड़ी इसको हम घटना कह सकते हैं। साथ ही किसी भी प्रकार के आतंकवाद के विरुद्ध जो है भारत को सहयोग देने की वचनबद्धता भी कुवैत ने की।
प्रधानमंत्री मोदी के यात्रा के दौरान। तो इसका संदेश भी हम देखें बहुत व्यापक है। आतंकवाद के विरुद्ध भारत को सहयोग देना कुवैत की ओर से निश्चित तौर पर इसका संदेश बहुत दूर तक जाएगा, क्योंकि कुवैत की 57 सदस्यीय इस्लामिक देशों के संगठन में 57 जो मेंबर्स हैं इस्लामिक देशों के, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है कुवैत की। और भारत पाकिस्तान स्थित ठिकानों से संचालित जो इस्लामी आतंकवादी संगठनों की गतिविधियां हैं, उनका दंश जो है पिछले 5 दशकों से झेल रहा है। यानी ये संगठन, आतंकवादी संगठन जो है भारत में अपना इन्होंने एक प्रकार से कहें कि जाल बिछाया है। तो इसलिए पड़ोसी पाकिस्तान पर सीमा पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप ही नहीं है, बल्कि स्पष्ट प्रमाण भी हमें मिलते रहते हैं। और इसीलिए हम अ, जो भी आतंकवादी घटना होती है वह पाक प्रायोजित कही जाती है। साथियों, इसलिए यह संयुक्त बयान जो था भारत और कुवैत के बीच जो जारी हुआ, एक प्रकार से पाकिस्तान पर अगर हम कहें सीधा निशाना है, और परोक्ष रूप से हम इसे कहेंगे। और पाकिस्तान जो है स्वयं भी एससीओ में विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति में है। यही नहीं, जनसंख्या के लिहाज से भी वह ओआईसी में उसका दूसरा सबसे बड़ा सदस्य वह है। और कहने को तो उसने एससीओ में आतंकवाद है, उग्रवाद है, ऐसी गतिविधियों को रोकने की एक प्रकार से उसने वकालत की है, और उसके उसे समाप्त करने को अपनी प्राथमिकता में भी रखा है। परंतु यह सब उसका अगर हम कहें एक प्रकार से उसका दिखावा है, और उसकी कथनी और करनी में जो है जैसा कि हमने अतीत में भी देखा, बहुत भारी अंतर है, और जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। साथियों, इस प्रकार अरब सागर के दो किनारों पर बसे इन दोनों देशों के बीच अ, अगर हम देखें द्विपक्षीय व्यापार जो है इन दोनों देशों के बीच, इसमें और तेजी आए ऐसी हमारी आशा है। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान नए कुवैत के निर्माण और भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की बात कही, ये दो बातें जो कही, और अपनी एक प्रकार से साझा आकांक्षाएं आकांक्षाएं जो हैं उन्होंने अपनी व्यक्त की, तो इससे भी हम भविष्य में दोनों देशों के बीच सहयोग और बढ़ने की उम्मीद कर सकते हैं। और निसंदेह भारत कुवैत संबंधों की यह पहल जो है न केवल दोनों देशों के लिए हितकारी सिद्ध होगी, बल्कि इसका जो भू राजनीतिक, इसका महत्व जो होगा वह भू राजनीतिक होगा, भू आर्थिक होगा, तथा भू सामरिक। इस परिदृश्य में इसका जो असर होगा, प्रभाव होगा, बेहद सकारात्मक सिद्ध होगा। और क्षेत्रीय स्थिरता तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निकट रक्षा सहयोग जो है दोनों देशों के बीच एक सामयिक व सामरिक कदम हम इसको कहेंगे। और निश्चित तौर पर यह रक्षा सहयोग जो है आगे जाकर भारत कुवैत के बीच संबंधों को और नई गति देगा, ऐसी हमें उम्मीद है। तो साथियों, यही आज का मुद्दा था जो आपके साथ शेयर किया। आप अपनी टिप्पणी अवश्य दें, पसंद नापसंद जो भी आप देना चाहें। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कीजिएगा।
और एक बार पुनः ध्यान में लाना चाहूँगा एक बात, कि बाजार में मेरी कुछ पुस्तकें उपलब्ध हैं, लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के साथ उनका। और यदि आप अध्ययन करना चाहें तो अवश्य लाभान्वित होंगे, ऐसी मुझे आशा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मिलता हूँ फिर किसी नए ज्वलंत मुद्दे पर आपसे। तब तक आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए, लेकिन मेरे आने वाले ज्वलंत मुद्दे का हमेशा बेसब्री से इंतजार करते रहिए। तो पुनः एक बार नमस्कार।